अब जब 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है या इसके बाद की जो आप लोगों के प्लान है, क्या पहाड़ के लिए भी कुछ इसमें संभावनाएं हैं, स्कोप हैं? पहाड़ और मैदान, इन दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। जो चीज़ें मैदान में संभव है वो पहाड़ में संभव नहीं होगा, जो चीज़ें पहाड़ में संभव है वो मैदान में संभव नहीं होगा। हम लोगों को इन दो जियोग्राफिकल एंटिटीज़, ये हमारी डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमारी एडवांटेज है। हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं इन्वेस्टर को ऑफर करने के लिए। इतने बड़े परसेंटेज को जो एमओयूज हो जाते हैं उसको ज़मीन पर उतारना, उसकी ग्राउंडिंग कराना बहुत आसान बात नहीं रहती, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। ये सारे श्रेय जो है हमारे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को जाता है। क्या हम भी सपना देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम भी जो इंटरनेशनल जो बंजी जंपिंग के लिए हमें भी जाना जाएगा, एडवेंचर टूरिज्म की हब के तौर पे हमें भी जाना जाएगा? हम लोग नेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छे पोजीशन में है, बट ग्लोबल लेवल पर हम लोग उतने अच्छे पोजीशन में नहीं है। मैसिव क्राउड अब कैंची धाम में आ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे वहाँ इंफ्रा कैसे डेवलपमेंट होगा? कैंची धाम के आसपास भी बाईपास सैंक्शन हो गया है, उसके लिए फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र भी क्लियर हो गया है, बहुत जल्दी ये काम स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर भी आसपास में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड एट 25। जी हाँ, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत को बनाना है, तो विकसित भारत बनेगा तो विकसित उत्तराखंड को भी बनना है। लेकिन किस अंदाज में उत्तराखंड 2025 में अपने 25 साल को किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है, कामयाबी के कौन से माइलस्टोन्स हमने तय किए हैं, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के वो ड्राइविंग सीट पर जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब इस सीरीज में हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड ने 25 वर्षों में क्या हासिल किया है। और जब 2047 की बात की जाती है, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड को समृद्ध राज्य, उत्कृष्ट राज्य नंबर 1 उत्तराखंड बनना है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे इंफ्रा के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम क्या कुछ कर रहे हैं। इससे बेहतर कौन हो सकता है, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम से बेहतर कौन हो सकता है, वो हमें बताएंगे कि उत्तराखंड की रफ्तार, विकास की रफ्तार किस तरह की है, जो हमारा स्टेट का जो जीडीपी है वो किस तरह से दोगुना होने वाला है। तो बहुत सारे सवाल इस सीरीज में हम तमाम ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से आने वाले समय में कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हम डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम से कर रहे हैं। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तराखंड का ये दशक है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है, जिन्हें डिलीवरी वाले ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, जिन्हें एक तरह ज़मीन पर काम देना है। तो सबसे पहले तो कितना बड़ा चैलेंज है 2047 में देश को विकसित होना, यानी उत्तराखंड को विकसित होना है। और जब ये दशक कहा जाता है उत्तराखंड का दशक है, तो आप ऑफिसर्स के कंधों पर कितना बड़ा भार होता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? आपका पहला कमेंट। देखिए, पहले तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो कभी कभी एक वन लाइनर दे देते हैं, उस वन लाइनर से पूरा टीम मोटिवेट हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। ऐसे ही एक वन लाइनर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के लिए दिया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उसके बाद उसको साकार करने के लिए पूरे मशीनरी लगी हुई है सीएम साहब के लीडरशिप में। ये जो इनिशिएटिव हम लोगों ने 2022 में शुरू किया था कि 2022 में हमारी जो भी जीएसडीपी थी उसको हम लोग को 5 साल में 2 गुना करना है। ये बहुत बड़ा टारगेट हमने अपने लिए रखा था, क्योंकि देखिए, जब आप बहुत लो बेस में होते हैं तो जीडीपी को डबल करना इजी होता है। जब आप ऑलरेडी एक कंसिडरेबल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद उसको डबल करना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो जिस दिन उत्तराखंड बना था, राज्य बना था 2000 में, उस समय हमारे जीडीपी 18,000 करोड़ थी। और 2022 में हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया था, उस समय हमारी जीडीपी 2,72,000 करोड़ थी। 2,72,000 करोड़ को 5,40,000 करोड़, यानी डबल करना लक्ष्य था 2047 तक। उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारी जो पिछले लास्ट ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 1.44 टाइम्स ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 0.56 टाइम्स और अचीव करना है, अभी और टाइम है। ये भी जो डेटा है ये इसके भी 7-8 महीने हो चुके हैं, और इन 7-8 महीने में और भी हम लोग आगे बढ़े होंगे। और
कई सारे पॉलिसीज़ और जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है उसकी इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसकी इम्पैक्ट भी आ जाएंगे तो हम लोग हम अपने लक्ष्य को तो अचीव कर लेंगे और हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए। लेकिन सर, जिस अंदाज में आप लोग पहले इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्क्लेव, आपने एक समिट आप लोगों ने किया, 3.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के उसमें निवेश के एमओयूज हस्ताक्षर हुए थे। अब जिस तरह से रुद्रपुर में जो ग्राउंडिंग 1 लाख करोड़ के एमओयूज की ग्राउंडिंग, जो फंडिंग आपने ग्राउंडिंग की है निवेश की, ये क्या समझे कि क्या माने कि आने वाले समय में, क्योंकि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बहुत जम के मंच से मुख्यमंत्री जी की, उनकी पूरी टीम की, आप सब लोगों की तारीफ की है कि इतने बड़े परसेंटेज को जो एमओयूज हो जाते हैं उसको ज़मीन पर उतारना, उसकी ग्राउंडिंग कराना बहुत आसान बात नहीं रहती, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। ये सारे श्रेय जो है हमारे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट तो हर राज्य करते हैं, हमने भी किया है, इससे पहले भी किया है। लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट से पहले का जो होमवर्क था वो हमारी बहुत अच्छी रही है। हमने अपने लगभग 25 से 30 पॉलिसीज़ को हमने या तो रिवैम्प किया है या नए सिरे से बनाया है, उसको आकर्षक बनाया है। उसके लिए हमने पूरे इंडिया में जितने राज्य हैं उन सबकी पॉलिसीज़ को स्टडी किया है। भारत सरकार ने जहाँ जहाँ ड्राफ्ट पॉलिसीज़ सर्कुलेट किया है उसको स्टडी किया है। हमने ये विकसित उत्तराखंड इनिशिएटिव और 2025 तक 2047 तक हमें जीडीपी डबल करने का, इसके लिए हमने मैकिन्जे को अपने कंसल्टेंट नामित किया था। उनको ये दायित्व दिया गया था कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं सारे रिवैम्प हो जाएं और बेहतर पॉलिसीज़ आए। इसलिए राइट फ्रॉम डे वन उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट जब हमने स्टार्ट किया था, उसमें इन्वेस्टर्स के बीच में उत्तराखंड को लेकर के एंथुसियाज्म था और ग्राउंडिंग हम लोग इवन हमारे जो फाइनल इवेंट थे जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उससे उस इवेंट से पहले भी हम लोग 40,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को ग्राउंडिंग तक लेके गए थे। ये पहली बार ऐसा रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट समिट के जो फाइनल इवेंट है उस दिन भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का इनागुरेशन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये भी उठती है जब हम बहुत सारे निवेश की बात करते हैं, पहले भी जब चाहे राज्य बनने के बाद जो पहली बार इन्वेस्टमेंट का जो एक तरह से उत्तराखंड में झोंका आया तो हरिद्वार के एरियाज़ में, उधम सिंह नगर के एरिया में, तो प्लेन एरिया में बहुत इन्वेस्टमेंट आया। ये इन 25 सालों की यात्रा में आपने भी महसूस किया होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में भी हम छोटा छोटा ही सही लेकिन निवेश को चढ़ाएं। तो अब जब 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है या इसके बाद की जो आप लोगों के प्लान है, क्या पहाड़ के लिए भी कुछ इसमें संभावनाएं हैं, स्कोप हैं? देखिए, पहाड़ और मैदान इन दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। जो चीज़ें मैदान में संभव है वो पहाड़ में संभव नहीं होगा, जो चीज़ें पहाड़ में संभव है वो मैदान में संभव नहीं होगा। हम लोगों को इन दो जियोग्राफिकल एंटिटीज़, ये हमारी डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमारी एडवांटेज है। हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं इन्वेस्टर को ऑफ़र करने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हैं वो प्लेन्स में ही आ सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट करता है कि रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में मुझे ज़्यादा खर्च ना पड़े और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के को अगर हम विद इन द कंट्री सेल करते हैं तो मेजर जो हमारे कंजम्पशन हब है वहाँ तक ले जाने में हमें प्रॉब्लम ना पड़े, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंडिचर मिनिमाइज़ करें। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए जो नियरेस्ट पोर्ट होगा, चाहे ड्राई पोर्ट हो चाहे सी पोर्ट हो, वहाँ तक ले जाने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना लगे, उसको देख करके इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है। लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ खास इन्वेस्टमेंट के स्कोप हैं, जैसे टूरिज़्म सेक्टर में बड़े अच्छे स्कोप हैं। दूसरा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जहाँ जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फोकस करें। सर, जिस अंदाज में ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर की बात होती है, इस पूरे सेक्टर में डेवलपमेंट की बात होती है, क्या हम भी सपना देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम भी जो इंटरनेशनल जब बंजी जंपिंग के लिए हमें भी जाना जाएगा, एडवेंचर टूरिज़्म के हब के तौर पे हमें भी जाना जाएगा, राफ्टिंग से लेकर के तमाम तरह के एडवेंचर टूरिज़्म यहाँ होगा, एक जो ग्लोबल छवि हमारी भी बनेगी जो 7-8 कंट्रीज़ की बनी है दुनिया में, क्या हम उस कैटेगरी में आने वाले, इस दिशा में भी आप लोग फोकस कर, क्योंकि आप लगातार इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं? देखिए, ऋषिकेश हमारे कंट्री में सबसे बड़ा एडवेंचर हब है। आज भी एडवेंचर टूरिज़्म करने वालों की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल ऋषिकेश में है। सो हम लोग नेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छे पोजीशन में है,
बट ग्लोबल लेवल पर हम लोग उतने अच्छे पोजीशन में नहीं है। इकोनॉमी की साइज़ की अगर हम बात करें तो क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में है, वहाँ पर जो टूरिस्ट अराइवल्स हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये हमसे 1/4 हैं, लेकिन उनकी जो रेवेन्यू अर्निंग्स है, चाहे गवर्नमेंट के टैक्स अर्निंग्स की बात करें या प्राइवेट अर्निंग्स की बात करें, दोनों की कंबाइंड फिगर की हम बात करेंगे तो हमसे 3 गुना ज़्यादा हैं। तो ये इसलिए है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का एडवेंचर एक्सपीरियंस अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्लोबल टूरिस्ट अराइवल्स कम है और क्वींसटाउन में जो भी आते हैं उनको मल्टीपल अट्रैक्शंस मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप एक हफ्ते क्वींसटाउन में स्पेंड नहीं करते हैं तो आप कुछ ना कुछ मिस करते हैं। तो उस तरीके से मल्टीपल अट्रैक्शंस हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए। नंबर 1 क्या करें, कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने कुछ उस दिशा में काम शुरू किया है। जैसे हमारे राफ्टिंग एक्सपीरियंस है, सबसे पहले इस राफ्टिंग एक्सपीरियंस की जो कमियां हैं उसको दूर करें, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर एलिवेट करें। सबसे पहले होता है ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बीच बीच में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि राफ्ट जो है पलट गया है, लोग गिर गए हैं। अभी 3-4 महीने पहले भी एक घटना हुई थी। ये घटना ज़ीरो होना चाहिए, नील हो और 100% सेफ्टी इंश्योर्ड राफ्टिंग हो। तो इसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया था जिसको भारत सरकार ने अपने सास्की के एक चैलेंज बेस्ड स्कीम था, जिसमें डिफरेंट अपने प्रपोजल को ला करके दिखाते हैं। स्टेट्स के बीच में एक तरह की कंपटीशन होती है, तो उस कंपटीशन में जो विनिंग प्रपोजल्स हैं उसी को फंड करते हैं। उसमें हमारे प्रपोजल को सेलेक्ट किया गया था आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन वाले प्रपोजल में। तो 100 करोड़ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिला था। इस 100 करोड़ के अलावा हम एक ऑपरेशनल प्लेयर ले आएंगे, उनसे भी 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम कराएंगे। इसके तहत हमारी शिवपुरी से लेकर के नीम बीच तक का जो एरिया है उसकी जो एक्सपीरियंस है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हो, इसको इंश्योर किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये एक अकेला एक्सपीरियंस है रिवर राफ्टिंग का। उसके साथ हम लोग और एक्सपीरियंसेस जोड़ना चाहते हैं। बंजी जंपिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी हो रहा है। तो बंजी जंपिंग में ये जे हैकट हैं जिन्होंने बंजी जंपिंग को इन्वेंट किया और उसके बाद ग्लोबल मेजर प्लेयर हैं बंजी जंपिंग में एज एडवेंचर स्पोर्ट, और 8 कंट्रीज़ में उनके ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है। तो उनसे हमने संपर्क किया था। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गई है, न्यूजीलैंड में भी हुई थी, उनकी टीम यहाँ भी आई थी, 2 बार वो आ चुके हैं। अब हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके तहत शिवपुरी के आसपास में हमारा जो सोच है वो ये है कि हम दुनिया के सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाएं, वहाँ से दुनिया के सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग क्रिएट करें। अभी हमारे पूरे ग्लोब में सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग चाइना में है, 260 मीटर की जंप है। हम लोग 300 मीटर की जंप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ये दुनिया के सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग क्रिएट करेंगे तो ग्लोबल एडवेंचर प्लेयर्स, एडवेंचर लवर्स तो ये यहाँ आना पसंद करेंगे। उसके साथ साथ में जिप लाइन और अन्य 3-4 अट्रैक्शंस हम लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन सर, हमारे जैसे छोटे राज्य के सामने चैलेंज है कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत आती है हर साल, क्योंकि हम एक अंतराल के बाद हम अर्धकुंभ, महाकुंभ भी आयोजित कराते हैं। हर साल हम कावड़ यात्रा आयोजित कराते हैं, हर साल हम चारधाम यात्रा आयोजित कराते हैं, और भी बहुत सारा टूरिज्म हमारे यहाँ पे हिल स्टेशनों पे आता है। तो इतनी बड़ी करोड़ों की 7-8 करोड़ की जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन हर साल हमारे यहाँ आती है, छोटे राज्य के लिए, जब आपने कहा कि वहाँ बहुत सारे थोड़े लोग जाते हैं लेकिन बिज़नेस बहुत करते हैं, रेवेन्यू बहुत होता है क्वींसलैंड में, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत आते हैं लेकिन उस तरह का बिज़नेस रेवेन्यू हमारे लोगों कारोबारियों को नहीं मिल पाता। तो इतनी बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन का नंबर है, ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा। इसको आगे जाके इंफ्रा के लिहाज से कैसे चैनलाइज करें ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएँ भी मिलें और जो लोग आते हैं उसका बेनिफिट यहाँ के स्थानीय कारोबारियों को भी हो सके। देखिए, दोनों जगह हरिद्वार और ऋषिकेश में जो क्राउड आते हैं उनकी पर्सनोस के भी हम लोगों ने स्टडी किया था, और अलग अलग तरीके के क्राउड आते हैं। जैसे मैं ऋषिकेश की बात करूं, ऋषिकेश में एक क्राउड आता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य होता है गंगा में स्नान करना और गंगा आरती में पार्टिसिपेट करना, और आसपास के जो मंदिर हैं नीलकंठ मंदिर तक भी वहाँ पर विजिट करना और दर्शन करना। एक दूसरा क्राउड होता है जिसमें थोड़ा सा ग्लोबल टूरिस्ट भी है, वो है योगा सीखने के लिए आते हैं। ऋषिकेश को योगा का बर्थ प्लेस माना जाता है। ये क्राउड लगभग 1 महीने तक भी वहाँ पर रुकते हैं,
लेकिन हमारे पास क्वालिटी अकोमोडेशन नहीं है। उसकी वजह से अगर हम ग्लोबल टूरिस्ट यहाँ आते भी हैं, उनकी अगर एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो ये एक दिन में $18 से $20 खर्च करते हैं। यही हम उनके कंट्री में जाएंगे तो मिनिमम अगर हम एक मॉडरेट वाले होटल में भी जाएंगे तो एक दिन में $200 का खर्चा हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम वहाँ जाते हैं तो हम 10 गुना खर्च करते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उसकी 1/10 खर्च करते हैं। इसको कैसे हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे? हमारे पास क्वालिटी अकोमोडेशंस होना चाहिए। इस पर विशेष रूप से हम लोग फोकस कर रहे हैं। ऑफ लेट कुछ क्वालिटी अकोमोडेशंस हमारे पास आने लगे हैं। नरेंद्र नगर एरिया में अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं, कोडियाला में ताज बन गया है, लेकिन हमारे पास और भी होटल्स इस तरीके से होना चाहिए अगर हम हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देन एक तीसरे टाइप के क्राउड आते हैं जो एडवेंचर सीकर्स हैं, तो उसमें भी हमारा इंटेंशन ये है कि उसमें भी हाई स्पेंडिंग क्राउड आ जाए और ग्लोबल टूरिस्ट आ जाए। इसके अलावा एक चौथे टाइप के क्राउड हैं जो प्रिंसिपली चार धाम के लिए जाते हैं, जिनको ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ऋषिकेश उनको मजबूरी में आना पड़ रहा है क्योंकि जो रोड है वो ऋषिकेश के थ्रू ही गुजरता है। दूसरा हमारे ISBT ऋषिकेश के अंदर है, उसके साथ में हमारे चार धाम रजिस्ट्रेशन का ऑफिस ऋषिकेश टाउन के अंदर है। उसकी वजह से एक अननेसेसरी क्राउड प्रेशर ऋषिकेश शहर के ऊपर आता है, जो ऋषिकेश शहर में रुक नहीं रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है, बट चूँकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ स्थित है, वहाँ आ रहे हैं, तो उसको हम लोग अभी मॉर्थ ने एक ऋषिकेश बाईपास का बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, उसी के आसपास में हम लोग शिफ्ट करेंगे हमारे ISBT और चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, सो दैट ये जो क्राउड एक्स्ट्रा है वो ना आए। और अगर किसी को वहाँ से आना भी है, क्योंकि उस क्राउड में भी कुछ लोग ऋषिकेश भी देखना चाहेंगे, उनके लिए भी उसमें अंदर आने के लिए रास्ता रहेगा। ये एक हम इंटरवेंशन वहाँ करने जा रहे हैं कि जो हमारे ओल्ड रेलवे स्टेशन है, हमारे एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत एक नया रेलवे स्टेशन बना दिया। 90% ट्रेन्स उसी रेलवे स्टेशन के थ्रू ही ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गुड्स ट्रेन और कुछ पैसेंजर्स ट्रेन अभी भी पुराने रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं। तो CM साहब की भी माननीय रेलवे मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। ये रिक्वेस्ट हमने किया था कि हमें वो रेलवे स्टेशन अवेलेबल करा दे, उसकी लैंड अवेलेबल करा दे, और अगर हमें नए रेलवे स्टेशन को थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ जाए तो कर लेंगे। तो ये हमारे ग्रीन लंग के रूप में काम करेगा। चूँकि ऋषिकेश में हर जगह देखिए कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है, ग्रीन लंग्स अवेलेबल नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसको एक मोटरेबल रोड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और उसमें ऊपर सरफेस में पूरा ग्रीनरी डेवलप की जाएगी, बड़े पार्क डेवलप किए जाएंगे, और उसके साथ एक कल्चरल एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाएगा। लेकिन अंडरग्राउंड में हम बहुत बड़ा पार्किंग डेवलप करेंगे, जिसमें 1000 से 1500 गाड़ियों तक का खड़ी करने की व्यवस्था होगी। और उसके बाद अंडरग्राउंड में ही टनल के माध्यम से आप ऋषिकेश के हर एक इम्पॉर्टेंट नोड को पहुंच सकते हैं, जिससे कि आपको जो है जो सड़क के ऊपर यातायात का दबाव है वो कम हो जाए और इम्पॉर्टेंट नोड्स तक आराम से पहुंच जाए, ऋषिकेश शहर को जाम से मुक्ति दिलाए बिना लार्ज स्केल डेमोलिशंस के। तो ये सब हमारे आइडियाज़ हैं ऋषिकेश शहर को लेकर के। हरिद्वार शहर को लेकर के सिमिलर आइडियाज़ हैं। हरिद्वार शहर में भी, क्योंकि हम हरिद्वार में कुंभ भी आयोजित करने वाले, तो मेरा सवाल उससे संबंधित था, उसमें आप जोड़ के ही बताइएगा कि हरिद्वार में जब कुंभ का जब एक्सपीरियंस होगा तो क्या इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला, जिस तरह के इंफ्रा के सेक्टर में आप ऋषिकेश में काम कर रहे हैं, अब हरिद्वार वाला आप बताने वाले हैं? हरिद्वार में ऐसे ही हम लोग हर की पौड़ी का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, और मालवीय द्वीप के अलावा एक और आइलैंड क्रिएट करना चाह रहे हैं। सती कुंड को एक अल्टरनेटिव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। एक चंडीगढ़ के बगल में बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें गंगा म्यूज़ियम भी होगा, और उसके अलावा कल्चरल एक्सपीरियंस सेंटर होगा। ISBT और मल्टी मोडल हब भी हम लोग चंडीगढ़ के आसपास में बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो दिल्ली से बाईपास आएगा उसकी कल्बिनेशन चंडीगढ़ के सामने होगा। वहाँ पर हम लोग ISBT मल्टी लेवल कार पार्किंग और वहाँ से मल्टी मोडल हब, वहाँ से आपको रोपवे भी मिल जाएंगे, वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगे, वहाँ से हो सकता है कि पर्सनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो मिल जाए। फिर वहाँ से हरिद्वार के हर एक इम्पॉर्टेंट नोड में हम लोग जा सकें। और उसके अलावा हरिद्वार के जो इम्पॉर्टेंट नोड्स हैं उसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकवेज़ के थ्रू भी
वो कुछ जगह पे एलिवेटेड वॉकवे भी हो सकता है, कुछ जगह पे अंडरग्राउंड भी हो सकता है। हम लोग जोड़ेंगे जिससे कि हरिद्वार शहर के अंदर भी जो क्राउड प्रेशर है वो कम हो जाए। जैसे ऋषिकेश के लिए मैंने बात किया था, ऐसे हरिद्वार के बाईपास पे भी अभी काम चल रहा है और हमारे स्टेट पीडब्ल्यूडी ने मार्च को एस्टीमेट सबमिट किया है और मोस्ट लाइकली वो थ्रू हो जाएगा। उसके बाद जिसको चारधाम जाना है या उत्तराखंड के किसी भी आगे की जगह पे जाना है, पहाड़ में जाना है, तो वो हरिद्वार शहर को कंफर्टेबली बाईपास कर सकते हैं। ये सेग्रीगेशन और ट्रैफिक हमारी जो है ट्रैफिक पोजीशन को काफ़ी ईज आउट करेगा। लेकिन सर ट्रैफिक की बात करते ध्यान मुझे तो उधर नैनीताल की तरफ भी आया। वहाँ जिस तरह कैंची धाम को की जो क्राउड आती है दिल्ली से, उसके बाद अल्मोड़ा जाने वाला, रानीखेत जाने वाला, नैनीताल जाने वाले टूरिस्ट भी अफेक्ट हो रहा है, स्थानीय लोग भी। क्या उधर को लेके भी कुछ प्लान है? क्योंकि जिस तरह मैसिव क्राउड अब कैंची धाम में आ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसे वहाँ इंफ्रा कैसे डेवलपमेंट होगा कि ये सब मैनेज होता है कि ट्रैफिक का केओस ना देखने को मिले? कैंची धाम के आसपास भी बाईपास सैंक्शन हो गया है, उसके लिए फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र भी क्लियर हो गया है, बहुत जल्दी ये काम स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पर भी आसपास में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी प्लान कर रहे हैं। और अन्य अल्टरनेटिव रोड्स, हमारे जो दूसरे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर लीजर टूरिज़्म होते हैं, ये लीजर टूरिस्ट जो धार्मिक स्थल पर जो क्राउड आते हैं उसकी वजह से उनके प्रोग्राम को कोई बाधा उत्पन्न न हो। और साथ में हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है, केवल टूरिस्ट ही नहीं है, अगर कोई अल्मोड़ा और रानीखेत के स्थानीय नागरिक है उसको भी अगर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो काफ़ी समय लग जाता है कैंची धाम की वजह से, तो ये अल्टरनेटिव रोड उनको भी कैटर करेगा। सर ये सबसे बड़ी बात है जब आप ट्रैफिक को लेकर इंफ्रा की बात करो तो ये भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जब हम 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आने लगेंगे या देहरादून से हम दिल्ली जाएंगे तो वो जो क्राउड दिल्ली एनसीआर का आएगा उसको लेकर के देहरादून में वैसे ट्रैफिक को लेकर बहुत चैलेंज हमारे सामने। यहाँ वो सिचुएशन जब सामने आपके उपस्थित होगी तब कैसे देहरादून का इंफ्रा किस रूप में होगा कि किसी को अगर मसूरी जाना है वो मसूरी भी चला जाए, यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार जाना है वहाँ भी चला जाए, जो आम यहाँ का शहरी है उसको भी कम से कम जाम वो न झेलना पड़े कि हर वीकेंड पे दिल्ली से बहुत सारी क्राउड आ रही है और देहरादून में सब आके चौक हो जा रहा है। 2 घंटे में 2.5 घंटे में आप दिल्ली से तो आ जाएंगे लेकिन यहाँ आकर के बिल्कुल जाम हो जाएंगे। इसीलिए मल्टीपल प्रपोजल्स पर अभी काम हो रहा है और कुछ प्रपोजल्स हमारे सैंक्शन हो गए हैं, कुछ प्रपोजल्स जो हैं अभी सैंक्शन होने की स्थिति में है। रिस्पना के एलिवेटेड रोड हैं और साथ में हम लोग वहाँ से जब पहुँच रहे हैं डाटकाली मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से आगे आ रहे हैं, उसके बाद आईएसबीटी की तरफ से एलिवेटेड रोड को और आगे एक्सटेंड करने का भी प्लान है। और उससे भी पहले मसूरी के लिए एक बाईपास रोड बनाने का भी प्लान है, सो दैट मसूरी जाने वाले क्राउड जो हैं अननेसेसरी देहरादून के अंदर आए। तो इन सब में जो स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और मार्थ है, ये दोनों काम कर रहे हैं। सर सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट एक और आपके पास है, पावर। हमने जब राज्य बना तो हमने सपना देखा था कि हम ऊर्जा प्रदेश बनेंगे, पावर स्टेट बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हमारे पास पर्याप्त बिजली होगी, हम अपने लोगों को अच्छी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बाहर भी हम उसको बेचेंगे। लेकिन अभी भी हमारा जो सप्लाई है और जो हमारी जो डिमांड है उसके बीच का गैप है वो है। हमने टिहरी में इतना बड़ा बांध बनाया, लोग कहते हैं हमें बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाया। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पर्यावरणीय वजहों से अटक जाते हैं। हालांकि अब कुछ प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत मैसिवली आप लोगों ने काम किया, लेकिन कब हम बिजली के ऊर्जा के सेक्टर में बिल्कुल अपने एक तरह से पैरों पे खड़े होंगे, हाँ हमारे पास पर्याप्त बिजली अपने लोगों को देने के लिए, इससे हम कुछ आमदनी भी कर रहे हैं। जो ऊर्जा प्रदेश का सपना है क्या वो उसको लेकर के कहाँ आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमें सप्लाई की पोजीशन तो बढ़ रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे टेक ऑफ हुए हैं, कमिश्निंग हुए हैं इस दौरान, और कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ड्रॉप भी हुए हैं। तो इट्स अ मिक्सड स्टोरी ऑफ हिट्स एंड मिसेस। और इसमें चूँकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है तो हम एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमारी सप्लाई की पोजीशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी काफ़ी बड़ा है। इस बीच में प्रदेश में औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। आर्थिक विकास जब होती है तो पावर की डिमांड बढ़ जाती है। आज भी अगर हम देखेंगे तो हमारी जो टोटल पावर सप्लाई है उसकी 60% इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़र्स यूज़ करते हैं, केवल 40% डोमेस्टिक यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने तेज़ी से आर्थिक विकास को गति दिया है और आगे और देंगे। अभी इन्वेस्टमेंट समिट और ये सब इसके लिए है, तो डिमांड तो बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। सप्लाई कैसे उसको मैच करें,
तो उस पर एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा स्टेट के लिए कराया गया था, स्टेट के अनुरोध पर। और वो हालांकि अभी 2030 और 32 तक का ही उन्होंने स्टडी किया है, उससे आगे का स्टडी अभी नहीं है। लेकिन हम उससे भी आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो डबल डिजिट ग्रोथ में ग्रो करने का है। उसको देख करके हमारी जो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि जैसे हमारे पेन पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स क्या है हमारी, गंगा और उसके सहायक नदियों में कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, या कुछ जो है भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में पेंडिंग है। तो उसको लगातार परस्यू करने के बाद 44 प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट्स को हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटेड कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, तो उस कमेटी ने क्लियर किया है, वो भारत सरकार में अभी प्रोसेस में है। इन 5 प्रोजेक्ट्स पर हम लोगों का विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा जो नॉन गंगा रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यमुना में हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। ब्यासी हमारा कमीशन हो गया है, लकवाड़ हमारे फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक किशाऊ प्रोजेक्ट है जो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है बिटवीन हिमाचल एंड उत्तराखंड, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी त्यूनी प्लाजू और उसके साथ साथ आराकोट त्यूनी और हनोल त्यूनी, इन प्रोजेक्ट्स में हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, जो 60 मेगावाट 70 मेगावाट के रेंज में आते हैं। ऐसे ही कुमाऊं क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स में हम लोग फोकस कर रहे हैं, गौरी गंगा और धौली गंगा रिवर में, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भारत सरकार को सैंक्शन करने में नहीं होगी। ये हो गया हाइड्रो पावर सेक्टर। हाँ, इसमें एक छोटे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 मेगावाट से लेकर के 25-30 मेगावाट तक के हैं। उसके लिए हमने पॉलिसी अपना रिवैम्प किया है। उस पॉलिसी को रिवैम्प करने के बाद इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी उत्तराखंड के प्रति बढ़ी, क्योंकि इन छोटे प्रोजेक्ट्स की बल पर ही हिमाचल अपना पावर में सेल्फ सफिशिएंसी पे पहुंचा था। तो हमारे उसके बाद 6 प्रोजेक्ट्स हमारे बिड आउट हो गए हैं, और जो पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे उसको भी जो अड़चने थे उसको दूर करके रीस्टार्ट किया है, और 19 प्रोजेक्ट्स और हम लोग बहुत जल्दी बिड करने वाले हैं। जियो में भी आपने काफ़ी इनिशिएटिव के लिए, हमने पिछले दिनों जियो में भी कुछ बड़ा इनिशिएटिव किया, कुछ एमओयू वगैरह भी किए। जियो थर्मल में भी आप क्या हमारे उत्तराखंड में ये हम कर पाएंगे? जियो थर्मल को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जियो थर्मल को लेकर के किस तरह से इंफ्रा कितना है, क्या संसाधन है। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। हमारे पास एक समस्या है बेस लोड की। पावर सेक्टर में बेस लोड, पीक लोड 2 शब्द होते हैं। बेस लोड होता है कि आपका दिन भर का इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए हर घंटे में, वो बेस लोड होता है। पीक लोड होता है हमारे पीक पीरियड, जो इवनिंग पीरियड है, उसमें कितना ऊपर हम लोग जाते हैं। हाइड्रो, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रो में हमें प्रॉब्लम है कि उसमें एक लीन पीरियड आता है विंटर के टाइम में, जब हमारे जनरेशन गिर जाते हैं। अब मानसून में भी कुछ हद तक सिल्ट बढ़ जाते हैं, पानी तो होता है लेकिन सिल्ट ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले भी हमारे यूजेवीएनएल के कई सारे परियोजनाएं हम लोगों को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा, टीएचडीसी को भी अपना बंद करना पड़ा। उसकी वजह से हम लोगों को मार्केट डिपेंडेंसी हो गई थी पावर परचेज़ के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को थर्मल पावर चाहिए, और थर्मल पावर के लिए हम लोग अलग से बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और सितंबर अक्टूबर तक मोस्ट प्रॉब्ली हमारा बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाया। एक तो मीडियम टर्म, जिसमें 7-8 साल के लिए हम लोग शॉर्ट पीरियड का टेंडर हम लोग निकाले हुए हैं, और एक लॉन्ग टर्म जिसमें एक नया पावर प्रोजेक्ट बनेगा। उसके लिए स्टेट को कोल एलोकेशन भी, क्योंकि हर स्टेट को कोटा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टेट के अनुरोध पर कोल एलोकेशन कर लिया है। ये छत्तीसगढ़ में हमारे अलॉट हुए हैं। तो हमारी जो बिड है वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर आएंगे वो छत्तीसगढ़ में ही लैंड खरीदें, वहाँ पर बिजली पैदा करें और हमें सप्लाई दे दें। तो इस पर भी काम चल रहा है। ये तो हो गया थर्मल का। जियो थर्मल एक नया इनिशिएटिव है, जिसका आज मैं इमीडिएटली बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। क्योंकि जियो थर्मल में हमारे पास हॉट वाटर स्प्रिंग्स अबंडेंस में है। तो एक बार आइसलैंड के एम्बेसडर यहाँ आए थे, तो आइसलैंड जियो थर्मल एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहा है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने एक स्टडी किया था, उसके तहत तो पूरी कंट्री में जियो थर्मल एनर्जी के जितने पोटेंशियल हैं उसकी 1/3 उत्तराखंड में है। तो अभी लद्दाख में एक पहला परियोजना हमारे कंट्री का शुरू हुआ है, जिसको ONGC स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद आइसलैंड में एक टीम भी गई अध्ययन करने के लिए,
तो आइसलैंड के एम्बेसडर ने यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि आपके ज़मीन के नीचे सोना है, आपको पता नहीं है। सो दिस वाज द एग्जैक्ट सेंटेंस दैट ही हैज़ स्पोकन। तो उसके बाद हमने एक साइट का MOU किया था कि आइसलैंड के एक वर्किस करके कंपनी है, उनकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड करती है, तो एक प्री फीसिबिलिटी स्टडी करने के लिए। तो उस प्री फीसिबिलिटी स्टडी में तपोवन साइट में बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग होता है। तो अभी हमने जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी भी राज्य सरकार से स्वीकृत कराया है। उसमें हम एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग करने वाले एजेंसी के लिए ग्रांट में मनी देंगे, जो कि नॉर्मली वो 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के खर्चे होते हैं। वो चाहे ONGC करें, चाहे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग THDC टाइप का करें, या हमारे उत्तराखंड जल विद्युत निगम करें, इवन प्राइवेट प्लेयर करें, उनको ये एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए मनी मिलेगा। और उसके बाद हम लोग परियोजना का अलॉटमेंट करेंगे। तो तपोवन साइट से ही हम लोग अपना बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। टोटल हमारे पास 44 साइट्स हैं, तपोवन इज़ जस्ट 1 साइट। तो इसमें बहुत इमेंस पोटेंशियल है, ये भविष्य की एनर्जी है, और ये हमारे बेस लोड की रिक्वायरमेंट को बिना कार्बन फुटप्रिंट के ये फुलफ़िल कर सकता है। क्योंकि थर्मल में आप कोल यूज़ करते हैं, उसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। भले ही हम उत्तराखंड में न लगाएं, किसी अन्य स्टेट में लगाएं, लेकिन फिर उस स्टेट का वातावरण ख़राब होता है। जियो थर्मल में आप हमको वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, बेस लोड का रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगा। एक और अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक डायरेक्शन जारी किया था कि हर स्टेट कम से कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट करे। उस पर भी एक बेसिक होमवर्क स्टेट ने शुरू कर। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल हम ये पूछेंगे, सोलर में भी क्योंकि बड़ी संभावनाएं हैं, सोलर को लेकर के हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? सोलर में हमारी जो स्टेट सोलर पॉलिसी बनी थी, उसके बाद काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर क्लियर हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, जिसकी नेशनल लेवल पर तारीफ भी हो रही है, उसके तहत कई सारे पहाड़ के विलेज जिसमें आपके बहुत ज़्यादा आजीविका के साधन नहीं थे, तो सोलर प्लांट लगा करके लोगों ने अपने आजीविका स्टार्ट कर दिया है। कुछ लैंड ओनर्स अपने आप लगा रहे हैं, कुछ लैंड ओनर्स अपने लैंड को लीज दे करके, लीज रेंट के रूप में उनको एक इनकम स्ट्रीम डेवलप हुआ है। तो ये एक एफर्ट है। इसके अलावा हमारे सोलर पॉलिसी में कैप्टिव पावर जनरेशन को भी हमने फोकस किया था। कैप्टिव पावर जनरेशन के तहत आपका कोई कमर्शियल यूनिट है या इंडस्ट्रियल यूनिट है, आप ज़मीन लेकर के अपने इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए खुद पावर जनरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है। हमने जो टारगेट रखा था वो 2000 मेगावाट का रखा था। 2000 मेगावाट में हम लोग 1200 मेगावाट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। रिमेनिंग 800 मेगावाट भी हम लोग कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। उसके बियॉन्ड हम लोग इसलिए नहीं जा सकते हैं, सोलर के पास हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर ये है कि लैंड हमारे पास कम है, लैंड का इशू है। और दूसरा, सोलर नॉर्मली जो है ऐसे लैंड पर लगाया जाता है जो बिल्कुल दूसरे काम के लिए उपयोग में नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लैंड है वो प्राइम लैंड भी है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने अपने एक मॉडरेट टारगेट रखा है। दूसरा, सोलर विदाउट बैटरी एनर्जी स्टोरेज में जिन जिन स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा किया है, उनको अब ये दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी। दिन में उनके पास एक्सेस बिजली है और शाम को उनके पास शॉर्टेज है। तो जिस दिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज हमारा सस्ता हो जाएगा, उसके बाद सोलर विथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज इस पूरे कंट्री के एनर्जी सेक्टर को कम्प्लीटली रिवाम्प कर देगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम को आपने सुना जिस तरह से, क्योंकि उनको एक तरह से डिलीवरी वाले ऑफिसर के तौर पर उत्तराखंड में जाना जाता है। आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड बन रहा है, और जब 2047 में विकसित भारत की बात की जा रही तो उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड कैसे बनेगा, इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे और प्लेयर्स से हम बातचीत करेंगे। और हम आपके सामने वो तमाम सेक्टर्स जहाँ पर एक तरह से गेम चेंजर काम हो रहा है, वो सब योजनाओं का भी ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। धनुष अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट करके बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है और किन ऑफिसर्स के विचारों को और किन योजनाओं पर आप बातचीत और हमारे जरिए सुनना, समझना और देखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।